औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear student, Assalamu alaikum. As we know that due to this worldwide pandemic situation, our daily life is continuously changing. It is also affecting significantly our academic activities. That's why our conventional teaching is gradually shifting towards online teachings. So I decide to make a lecture series on physics that will help you to understand the concepts of physics. I am going to start from chapter 2, Scalars and Vector of first year physics. I hope these lectures will be helpful to those students they are interested to learn physics in this academic session. स्टूडेंट, इससे पहले कि हम स्केलर और वेक्टर्स को तफसीली तौर पर पढ़ें, एक सवाल कायम किया जा सकता है कि व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़. तो इसका जवाब बहुत ही सादा और आसान सा है. A physical quantity is a property of a material or system that can be quantified by measurement. It can be quantified or present as the combination of numerical value and unit. For example, mass can be quantified as n kilogram and length can be quantified as n meter and time can be quantified as n second. Respectively, mass, length, time can be measured by kilogram, meter and second. Here n is the number. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िक्स के मुताबिक किसी भी ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जिसको हम मेजर कर सकें. फिज़िक्स के अंदर ही इसको दो हिस्सों में दर्जाबंदी की गई है. कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स कहते हैं और कुछ को हम वेक्टर्स कहते हैं. स्टूडेंट, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्केलर्स क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है. हम इस डेफिनेशन की मदद से स्केलर्स क्वांटिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और चंद मिसालों से इसको वाज़ेह करेंगे. इस physical quantities which can completely be specified by a magnitude having an appropriate unit are known as scalar quantities. Scalar quantities do not need direction for their description. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको बताने और समझाने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर और यूनिट ही काफ़ी होती है, उन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. और इन स्केलर क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. चंद मिसालों से इसको हम और मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. मसलन अगर हम कहें कि एक बस एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सफ़र करती है और उसको एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं, तो बेटा यहाँ टाइम बताया जा रहा है और 10 सेकंड कहा जा रहा है. तो यहाँ 10 जो है न्यूमेरिक वैल्यू है और सेकंड टाइम की यूनिट है. तो एक स्टूडेंट ऑफ साइंस और रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को भी इसको समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी कि ये बस की जर्नी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 10 सेकंड में ट्रैवल करती है. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि एक स्टूडेंट का मास 50 kg है, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह एग्जाम्पल है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और किसी स्टूडेंट का मास के बारे में बताया जा रहा है और जो कि 50 kg. एक और एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रॉली का मास 45 kg है. तो बेटा चाहे डिस्टेंस की बात हो रही हो या यहाँ मास की बात कर रहे हैं हम या बार बार, तो इसमें हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि हमें किसी तौर भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. तो इस बात को मेमोराइज़ कर लें
कि स्केलर क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाई जाती हैं जिनको हम बग़ैर किसी दिक्कत के उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से वाज़े कर सकें। अब जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे ही हैं जिस तरह आप मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को क्लास 9 से केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं, चुनाचे यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर डिनोटेड बाय लेटर इन ऑर्डिनरी टाइप एंड these quantities are added, subtracted, multiplied or divided by the simple rules of algebra। अभी इन दो लाइनों का मतलब इतने ख़ास तौर पर वाज़े नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी आपने वेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप इन चीज़ों को बआसानी समझ लें कि स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल सिंबल्स और लेटर्स से एक्सप्रेस किया जाता है, इनको मैथमेटिकली नॉर्मली ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो इससे पहले कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ पे जाएं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्या चेंज है वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ में। तो यहाँ आपको वाज़े हो जाएगा कि इस डेफिनेशन के मुताबिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद एप्रोप्रिएट यूनिट आर नॉन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी प्रीवियस स्लाइड के अंदर जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ को आपको बता रहे थे तो उसमें हम इस बात पे एम्फसाइज कर रहे थे कि वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़े वो स्केलर होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। यहाँ पर एडिशनली हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। We cannot specify a vector quantity without mention of direction. Vector quantities are expressed by using bold letter or with arrow sign, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यानी पता ये चला कि जो हमने बिल्कुल इब्तिदा में फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दर्जाबंदी की थी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्केलर और वेक्टर्स की दर्जाबंदी से अलहदा किया था, अब इन दो स्लाइड्स में आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पास फ़िज़िक्स में कुछ क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको समझने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जबकि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हमें समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। Further, vector quantities cannot be add, subtract, multiplied or divide by the simple rules of algebra। यानी अब ये कहें कि जो लास्ट स्लाइड में हम बिल्कुल इसके रिवर्स बात कर रहे थे, क्योंकि अब डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो लिहाजा हम बिल्कुल वही मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं जो हम स्केलर्स पे अप्लाई करते थे। बेटा इससे पहले कि हम मज़ीद चीज़ों को समझें, हमें चाहिए कि हम चंद मिसालों की मदद से वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझें कि आया जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बग़ैर डायरेक्शन के वाज़े नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक क्लास में मौजूद हैं और आपके टीचर भी मौजूद हैं। अगर आपके टीचर आपसे कहें कि 5 स्टेप्स मूव करो, तो बेटा ये 5 स्टेप्स स्टेटमेंट के अंदर 5 नंबर है और स्टेप्स एज अ यूनिट इस्तेमाल होंगे। चुनाचा आप ये देख सकते हैं कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि 5 स्टेप्स, तो 5 स्टेप्स मूव करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज स्टेटमेंट डेली लाइफ के हवाले से तो करेक्ट है,
लेकिन इन फिजिक्स ये ऑपरेशनल नहीं है। ये ऑपरेशनल कब होगी? जैसे ही जब टीचर आपसे ये है कि 5 स्टेप्स मूव करो टूवर्ड्स राइट, तो इससे आपको एक बात क्लियर होगी कि मुझे 5 स्टेप्स मूव करना है राइट साइड की तरफ, या कोई डायरेक्शन बताए हो कमरे के अंदर, तब ही आप मूव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स एक ग्राउंड में मौजूद हैं और उनको क्वेश्चन दिया जाए मूव 3 मीटर्स, तो अगेन ये स्टेटमेंट शायद किसी हवाले से दुरुस्त हो, लेकिन फिजिक्स में ये स्टेटमेंट ऑपरेशनल नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑपरेशनल जब होगी जब आपकी मूवमेंट के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताई जाएगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर 5 नंबर और मीटर यूनिट को जाहिर कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें 5 मीटर किस जानिब जाना है। तो जो ये किस जानिब जाने वाला सवाल है, यही आपको बता रहा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वेट, एंगुलर मोमेंटम वगैरह। ये सारी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक अच्छा सवाल मेरे ध्यान में आया कि अक्सर बच्चे जो हैं, जब उनसे हम पूछते हैं कि वेक्टर क्या है, तो वो वेक्टर के लिए एक एरो बना देते हैं, और उमूमन इब्तदाई क्लासों में बच्चे यही समझते हैं कि वेक्टर ये लाइन या एरो है। हरगिज़ नहीं। अब इन 2 स्लाइड्स के बाद आपको ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये लाइन या एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर तो हो सकती है, बट वेक्टर्स एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही कहा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमने मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि वेक्टर्स कहलाती हैं वो सामने मौजूद है। अब जबकि हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि वेक्टर्स किन्हें कहा जाता है, तो सवाल पैदा होता है कि वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ की मदद से, और दूसरा एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। In this method, we represent the vector with line, arrow, head. यहाँ पर length of line shows the magnitude and head of arrow represent the direction of vector. पता ये चला कि ग्राफिकल मेथड में हम एक वेक्टर को एक एरो लाइन से डिफाइन करते हैं, और जहाँ लेंथ ऑफ द लाइन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को वादे करती है, जबकि एरो हेड उसकी डायरेक्शन को वादे करता है। ये हमने एक एक्स और वाई एक्सिस लिया, और इसके अंदर ये रेड कलर का एरो लाइन आपको एक वेक्टर की को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इसका जो कैप है वो, या एरो हेड है, वो डायरेक्शन बता रहा है, और जबकि लाइन की लेंथ उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को वाज़ेह कर रही है। दूसरा मेथड हमारा एनालिटिकल मेथड कहलाता है। देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड किस तरह वेक्टर को प्रेजेंट करता है। इन दिस मेथड अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पर हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में लिखा है। मसलन हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि बिल्कुल बराबर है उसके अज्जा के मजमूए के, यानी हम ये कह सकते हैं कि तमाम कंपोनेंट के सम के बराबर है। एक वेक्टर ए
बराबर है x कंपोनेंट ऑफ a प्लस y कंपोनेंट ऑफ a प्लस z कंपोनेंट ऑफ a, यानी ax, ay और az बिलतरतीब x, y और z एक्सिस पर इस वेक्टर के कंपोनेंट है, जबकि i, j और k x, y, z एक्सिस की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होती है? तो ये आपकी स्क्रीन पे ये दोनों इक्वेशंस नजर आ रही हैं। पहला वेक्टर किस तरह डिफाइन किया गया है और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को मोड साइन के अंदर लिखा गया है, जो कि बिल्कुल बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एक्स, वाई, जी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। यानी इससे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमें किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हम उसके अज्जा का स्क्वायर लेकर सम करेंगे और उस पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाएगी। साथ ही हमें यहाँ पर एक और इशारा मिलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर कंपोनेंट के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर कोई स्क्वायर खुलने के बाद कोई भी चीज़ हमेशा मस्बत होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो लिहाजा तमाम पॉजिटिव टर्म्स का जो रिजल्ट आएगा वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जबकि हम वेक्टर्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो अब हम आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहली टाइप हमें यूनिट वेक्टर मिलती है। A unit vector is defined as a vector in any specified direction whose magnitude is unity। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, वो हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जबकि इसका काम क्या होता है? A unit vector only specify the direction of given vector। यानी किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन को वाज़े करना हो तो हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। A unit vector is denoted by any small letter with a symbol of arrowhead। यानी हम अब इसको वेक्टर से डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? वेक्टर पर हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं उमूमन और उसके ऊपर एक एरो लाइन इस्तेमाल होती है, जबकि यूनिट वेक्टर के ऊपर जो है एक एरो हेड लगाया जाता है। A unit vector can be determined by dividing the vector by its magnitude। यानी किसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर को निकालने का जो तरीक़ाकार है वो हम इस एग्जाम्पल की मदद से देख सकते हैं कि एक वेक्टर ए है, उसकी यूनिट वेक्टर किस तरह निकाला जा सकता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अगेन एक एक्स, वाई और जेड एक्सिस को यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर पेश किया है। अलोंग एक्स, वाई और जेड ये आपके पास 3 डायमेंशन मौजूद हैं और इसमें एक्स एक्सिस पर की डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के कैप से वाज़े की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर हमेशा जे होता है और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर हमेशा के होता है। Null vector can be defined as a null vector is a vector having magnitude equals to 0। A null vector has no direction or it may have any direction। Generally, a null vector is either equals to the resultant of two equal vectors acting in opposite direction or multiple vectors in different direction। अगर ये थर्ड पॉइंट ना होता तो ये नल वेक्टर हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, तो ये वेक्टर कैसे हुआ? क्योंकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और यूनिट भी होती है साथ साथ डायरेक्शन के।
तो बेटा ये बात अब इस थर्ड लाइन से हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो वो हमें किस तरह मिल सकती है। ये हमें किसी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के सम या डिफरेंस की मदद से ही मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं और एक वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड है और दूसरी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है, हम इन दोनों वेलोसिटीज़ को जब सम करेंगे तो आपके जहन में फ़ौरन से जवाब आएगा 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन बेटा जब नल वेक्टर को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट में हमारी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ स्क्रीन पे भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि एक वेक्टर ए है, उसको हमने सम किया है बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर के साथ, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, नल वेक्टर। दूसरी तरफ एक वेक्टर की टाइप जिसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट आर इक्वल वेक्टर। यानी एक दो ऐसे वेक्टर जो हर एतबार से यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीनों एतबार से बराबर हों बिल्कुल, तो हम उनको एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर आपको एरो लाइन एक वेक्टर को वाज़े कर रही है, जबकि एक और एरो लाइन ब्लैक कलर की जो आपके सामने आ रही है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेड एरो लाइन के साइज में बराबर है और इनकी डायरेक्शन भी बराबर है। अगरचे इन ये दो एरो लाइन्स किसी वेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हों, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह जो है आप देख सकते हैं कि दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। तीसरी चीज़ यूनिट, क्योंकि हमने इसको एक ही ग्राफ में प्लॉट किया है तो इससे हमें पता चलता है कि इनकी यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी। इस तरह ये दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर है। इसके साथ ही एक और सवाल बनता है कि हम किस तरह पैरेलल और इक्वल वेक्टर को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। एक बात तो ध्यान में बिठा लें कि चाहे वो पैरेलल वेक्टर हो चाहे वो इक्वल वेक्टर हो, दोनों के दरमियान एंगल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन पैरेलल वेक्टर के अंदर इक्वल वेक्टर की तरह मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक 5 न्यूटन फोर्स और एक 3 न्यूटन फोर्स जो है इनकी मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। तो चुनाचा इस स्लाइड में हमने वेक्टर्स की दो टाइप्स को पढ़ा है, एक नल वेक्टर और एक इक्वल वेक्टर, और साथ ही हम डिफ्रेंशिएट करने के काबिल हुए हैं कि किस तरह हम पैरेलल और इक्वल वेक्टर को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, जबकि इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है कि जिनकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट बिल्कुल बराबर हो। जबकि पैरेलल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन और यूनिट तो सेम हो सकती हैं लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे से डिफर करेंगी। नेगेटिव वेक्टर, जबकि हम पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर को समझ चुके हैं, तो नेगेटिव वेक्टर जो है हमारे लिए समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बट जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। The angle between negative vector is 180 and negative sign shows opposite direction. Again यहाँ पर हमारे पास एक रेड एरो लाइन है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, जबकि एक और वेक्टर है जो कि ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है जो इसके बिल्कुल बराबर है। मैग्नीट्यूड और यूनिट वाइज ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क यहाँ पर डायरेक्शन का है।
डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की जस्ट ऑपोजिट है, और जस्ट ऑपोजिट होने की वजह से इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा हमेशा 180 डिग्री होगा, चुनांचे ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक टेबल पर बिल्कुल बीचों बीच रख दिया दरमियान में और एक शख्स राइट साइड से और एक शख्स लेफ्ट साइड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बरखिलाफ होने की वजह से एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हों। और जब हम इस एग्जाम्पल की मदद से जो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने नल वेक्टर को समझने की कोशिश की थी वो भी वाज़ हो जाएगा। जब इनकी नेट फोर्स निकाली जाएगी, क्योंकि इनकी न्यूमेरिक वैल्यू बिल्कुल बराबर है और डायरेक्शन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स जस्ट अपोजिट होने की वजह से ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे और इन दोनों का जो नेट फोर्स निकलेगा वो नल वेक्टर निकलेगा। एक और वेक्टर की टाइप जिसको हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं, a vector that can be displaced parallel to itself and applied at any point is known as free vector। यानी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक वेक्टर A है और उसको हमने 3 बार बनाया। ये 3 बार नहीं बनाया, बताया ही जा रहा है यहाँ पर कि एक वेक्टर को उसके पैरेलली जब हम कुछ इस तरह से डिस्प्लेस करें कि उसकी डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? फ्री वेक्टर कहलाता है। बेटा ये लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर को हम समझाने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रेफर्ड टू एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r से शो किया जाता है और ये बराबर होता है xi प्लस yj प्लस z के। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलरली एक पॉइंट पर मीट करते हैं जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। साथ ही हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कंपोनेंट x, y और z है। अगर हम इस पॉइंट को P को ओरिजिन से मिला दें तो ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है ये लाइन पोजीशन वेक्टर को शो कर रही है। यानी इसका मकसद ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पोजीशन वेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसकी पोजीशन को वाज़े करना है और इसलिए हम इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बेटा स्केलर्स एंड वेक्टर की का पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी दर्जाबंदी, स्केलर और वेक्टर्स, उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीक़ा और वेक्टर की टाइप्स को पढ़ा है। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।